व्यापारी और शिल्पीजन। नगर व्यापारी और शिल्पीजन क्या होते हैं? नगर व्यापारी कौन होते हैं और ये शिल्पीजन क्या है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? नगर व्यापारी और शिल्पीजन कौन कौन है जो जानना चाहता है इनके बारे में? हाथ खड़ा करें। यस, आप नहीं जानना चाहते हैं? क्यों? तो फिर क्लास में क्यों बैठे हैं? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री। कौन? यात्री। यात्री बहुत सारे हैं। यात्री देखो, वह भी यात्री हैं जो हमारे भारत देश में अपने देश से आए, वो भी यात्री हैं। और जो हर की पौड़ी पर नहाने के लिए आए, वो भी तो यात्री हुए हरिद्वार वासियों के लिए, नहीं? तो यात्री। मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आए कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। वह नगर किस प्रकार का था? क्या वह एक मंदिर नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र, या एक वाणिज्य शहर, और एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था? प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्य शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्य कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। क्या थे? केंद्र थे। केंद्र थे। क्या थे? केंद्र थे। तो प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र। हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर, हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर, कौन से घोड़े? सफेद वाले। राजाओं की राजधानी तंजावुर, राजाओं की राजधानी, कौन से राजाओं की? चोल। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर। जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था कि यात्रा पर चले, उनकी यात्रा पर चले। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी, 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर की घाटियां, मंदिरों की घाटियां, जो आसपास घाटियां हुई, और उसके उन घाटियों में जो स्थित मंदिर, कौन सा? राजराजेश्वर मंदिर, और उन पर बजती हुई घंटियां सुनाई देती हैं। क्या देती हैं? सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजरमलन, कौन था वास्तुकार? कुंजरमलन, राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। इतनी प्रशंसा करते हैं। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया था। गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर क्या किया था? उत्कीर्ण किया था। और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया था। विशाल शिवलिंग स्थापित किया था। इसीलिए तो देखते हैं ना, उस समय जब शिवलिंग स्थापित हुए, किन किन राजाओं ने स्थापित किए, और अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं संभल में कितने पुराना मंदिर की जो है उसका पूजन किया गया, उन्होंने उसको छिपा के रखा। ऐसे ही चीन के लोग कागज बनाने की जो विधि थी उसको उन्होंने कई सालों तक जो छिपा कर रखा चीन ने, और कई साल बाद, कई वर्षों बाद कागज बनाने की विधि का विस्तार हुआ। कई सालों तक उन्होंने छुपा के रखा। ऐसे ही ये मंदिर भी हमारी धरोहर, सनातन धर्म की धरोहर को क्या है? छिपा कर
रखा हुआ है। अभी खुदाई हो रही है और अभी देखना आगे भविष्य में कितनी कितनी अगर जैसे जैसे खुदाइयां होगी कि परमात्मा जब जब क्या है अपनी इच्छा अनुसार करवाते हैं वही। नहीं तो संभल में कब से था वो, अभी क्यों पता चला। ठीक है, तो हमारे हाथ में बच्चे कुछ नहीं है, वो सब ईश्वर जो शक्ति है ना एक, वही। ठीक है, अदरवाइज कितने साल से, देखो कितने साल हो गए, कितने साल से वो छिपा हुआ था, उसको उसका खुलासा होना था। परमात्मा ने किसी को आधार बनाकर, संसाधन बनाकर भेज दिया और वो हो गया। तो शिव मंदिर क्या किया, स्थापित। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल, इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल, अनेक राजमहल जिनमें कई मंडप बने हुए थे, जिनमें कई क्या मंडप बने हुए थे। राजा लोग इन मंडपों पर अपना दरबार लगाते थे, यहीं से वे अपने अधीनस्थियों को के लिए जो आदेश जारी करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। क्या बने हैं, सैन्य शिविर, सेना के लिए शिविर जो लगते हैं, सैन्य शिविर। और नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है, किससे, बाजारों की हलचल से खचाखच एकदम भरा हुआ है, खचाखच, जहां अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषण की बिक्री हो रही है। आज भी देखते हैं ना, जैसे आभूषण ये वो सब अलाना फलाना ढिमकाना, नहीं तो उस समय भी क्या है, खचाखच भरा हुआ है बाजार। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। जल की आपूर्ति किससे होती थी, कुओं, कुआ होता है ना। अभी आज देखा आपने कभी पानी, कभी आपने बच्चे कुएं से पानी खींचा है अभी तक आपने अपने भविष्य में, अभी तक खींचा है, नहीं खींचा है। कभी जाना आप, ठीक है ना, जहां भी कुआं आपको मिले ना और पानी वहां पे होता हो, आज भी ये पद्धति अपनाई जाती है, तो उसको करके देखना, फिर उसको फील करना कैसा लगता है आपको। ठीक है, तो नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर, इसके निकटवर्ती नगर कौन सा है भाई, हमारे उत्तराखंड के नजदीक कौन सा, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश। ऐसे ही तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर कौन सा, उरैयुपुर, उरैयुपुर। समझ पाए बच्चे, कोई दिक्कत, ध्यान से समझ में आई बात, कोई दिक्कत हो तो बताना। सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियां बनाने का कपड़ा, झंडे और झंडी बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहां से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दीपक। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, मंदिर नगर हुए, क्या हुए कुछ, मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, तो तंजावुर में एक मंदिर नगर भी एक उदाहरण है, और मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया के, नगरों के विकास की क्या है, प्रक्रिया है नगरीकरण। मंदिर अक्सर राजा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए, समाज के लिए भी देखो अच्छा है, मंदिर बनवाएंगे तो एक जो भी मंदिर में क्या होगी, एक पॉजिटिव एनर्जी, जहां भी मंदिर होता है वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, हमेशा हमेशा एक क्राइटेरिया होता है, वो हमेशा होता है। तो पॉजिटिव, सकारात्मक और अर्थव्यवस्था, क्यों, क्योंकि वहां पे दुकानें लगेंगी, फिर लोग आएंगे जाएंगे, प्रसाद खरीदेंगे, कैन खरीदेंगे, गंगा जल भर के लेके जाएंगे, तो ये सब अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता, महत्वपूर्ण थे।
शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर जाते थे। भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर जाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे। मंदिरों को क्या करते थे? जो मंदिर थे उन मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। जो उससे आय प्राप्त होती थी उससे धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। तीर्थयात्री, जो भी तीर्थयात्री आते थे उनको भोजन की व्यवस्था कराना और पुरोहित पंडितों को भी भोजन कराया जाता था। और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। क्या? जैसे पर्व मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं हम, होली मनाते हैं, अभी देव दीपावली मनाई, अभी नहीं मनाई पर्व। 26 जनवरी को हम पर्व के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जयंती हम पर्व के रूप में मनाते हैं। नए साल को भी, नया साल भी पर्व मनाते हैं, वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार, कैलेंडर के अनुसार। तो मंदिरों के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। भाई दान देने का अधिकार सबको है ना? नहीं? एक हुआ जकात कर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जकात कर पता है कैसा होता था? एक हाथ से जो भी दान दिया ना, उसे खुद को भी नहीं पता क्या दान दे दिया, उसको बोलते थे जकात कर। कर भी लगे, जकात प्रक्रिया समझ गए कि एक हाथ से जो भी हुआ दान दे दिया, ये लो भाई, खुद को भी नहीं पता होता था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। क्या करते थे? जो कर्ता धर्ता थे मंदिर के, वो उस धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। सने सने समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते थे। बस गए, मंदिर के आसपास बस गए। उस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर उनके नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामिनी, भिलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ, गुजरात का सोमनाथ मंदिर। कुछ अन्य मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे क्या हुए? बम्बे नगरों में विकसित हो गए। वृंदावन गए हैं? वृंदावन उत्तर प्रदेश में, और तिरुवनमलाई तमिलनाडु, ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। क्या हैं ऐसे नगरों के? ये 2 उदाहरण हैं। अजमेर कहां पड़ेगा? राजस्थान। और 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। चौहान राजाओं की राजधानी था। और आगे चलकर मुगलों के शासनकाल में वह मुख्यालय बन गया। और नाम क्या दिया गया उसको? सूबा। नाम क्या दिया गया? सूबा। मुख्यालय बन गया और नाम दिया गया सूबा। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध हुए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन हुए? संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में बस गए थे। और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। समझ पाए बच्चे? कोई दिक्कत? अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। अजमेर के पास ही क्या है? पुष्कर सरोवर है, जहां प्राचीन काल में तीर्थयात्री आते रहे हैं। क्या आते रहे हैं? तीर्थयात्री आते रहे हैं। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम क्या होता है? कांसा क्या होता है? कांसा बच्चे, कांसा का नाम सुना है आपने? यस बताओ, सुना है आपने कांसा? और घंटा धातु क्या?
धातु। लुप्त मोम, लुप्त मोम। देखो कांसा क्या है, एक मिश्रित धातु है। कांसा क्या है, एक मिश्रित धातु है। अब मिश्रित, मिश्र धन पढ़ा है, गणित में पढ़ा है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है बच्चे? मिश्र धन पढ़ा है? नहीं पढ़ा? देखो कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है जो तांबे और रांगे, रांगा बोलते हैं टीन को, किसको बोलते हैं? टीन को। उसको मेल कर दिया, मिला दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। मिल के जो बनी ना, नया निर्माण हुआ, वो हुआ मिश्र धातु। और घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। कैसा, क्या करता है? घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करता है। चोलकालीन कांस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। जो चोल काल की, जो चोल काल में क्या था, कांस्य की मूर्ति किससे बनाई जाती थी? लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। और इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। मोम लिया, किसकी बनानी? लक्ष्मी जी की। तो भोलेनाथ की बना सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, बताएं, बता दें। देखो लुप्त मोम तकनीक क्या है? इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बनाई प्रतिमा और चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वह पूरी तरह सूख जाती है, जब वह पूरी तरह सूख जाती है तो उसे गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? उसे गर्म किया जाता है। और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। पिघली हुई जो धातु थी भर दी जाती थी। अब इसको हम और आसानी से समझें, ठीक है। देखो क्या थी ये तकनीक? आपने क्या किया, मोम की एक प्रतिमा बनाई। मोम बहुत सॉफ्ट होता है ना, उसकी प्रतिमा बना ली, ठीक है ना। या फिर जिसका भी आपने बनाना है उसका, उसकी प्रतिमा हमने बना ली और उसमें क्या कर दिया, उसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप दिया। क्या कर दिया? लीप दिया। बोतल ले लेते हैं, बोतल को क्या किया आपने? ठीक, बोतल को पूरे से चिकनी मिट्टी से लीप दिया। लीपने के बाद उसे सुखा दिया। सुखा दिया, सुखाने के बाद क्या किया? उस मिट्टी के आवरण आवरण को क्या किया बताओ? उसके आवरण में एक छोटा सा छेद जो बनाकर रखा था, उस छेद के रास्ते क्या किया? सारा पिघला हुआ मोम निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? देखो मोम क्या है, मोम पिघल जाता है, मोम पिघल जाता है। तो अब जब उसके छेद को रखा तो पिघल गया में, और मोम पिघल गया, पिघलने के बाद मोम निकल गया और फिर वो क्या हो गया? खोखला हो गया। क्या हो गया? खाली, खाली हो गया ना। अब जब वो खाली हो गया तो उसमें जो वो धातु थी, पिघली हुई धातु, उस पिघली हुई धातु को उसमें कर दिया। कहने का मतलब यह है, ये लिया, इसमें से एक क्या कर लिया हमने, ये छेद कर रखा है, छेद कर रखा है। छेद करने के बाद क्या किया? इसमें हमने मोम भर दिया और मोम भरने के बाद इसको मिट्टी, चिकनी मिट्टी से लेप दिया। चिकनी मिट्टी से इसको लेप कर दिया, ठीक है बच्चे। जब इसको हमने लेप कर दिया तो फिर इसको क्या 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 हमने सुखाया। और जब ये पूरी तरह सूख जाती थी तो सूख गई। सूखने के बाद क्या हुआ? एक छोटा सा जो छेद बना, उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम निकाल लिया। क्योंकि मोम को क्या करते, फिर पिघलाया, क्योंकि मिट्टी तो सूख गई। अब मोम पिघल के निकल गया, निकल गया तो खाली हो गया। खाली होने के बाद क्या हुआ? इसमें पिघला हुआ सारा धातु डाल दिया। क्या डाल दिया? धातु डाल दिया। धातु डालने के बाद वो जो जो आवरण अंदर प्रतिमा तैयार हुई थी, उस प्रतिमा के अंदर क्या हुआ? वो धातु पिघली हुई गई और उसके बाद क्या होगी? धातु कैसी होती है? धातु सॉलिड होती है ना, सॉलिड, सॉलिड हो गई। सॉलिड हो गई तो फिर मिट्टी को निकाल दिया, क्योंकि मिट्टी तो
सूख गई थी, सूख के मिट्टी के बाद उसका मिट्टी का आवरण धीरे धीरे हटा दिया। जब वह धातु ठंडी हो जाती है तो ठोस हो जाती है। क्या हो जाती है? ठोस, सॉलिड। तो चिकनी मिट्टी के आवरण को क्या करें? सावधानी पूर्वक हटा दिया और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमकाया। कैसे चमकाया? साफ करके चमकाया। और छोटे छोटे नगरों का संजाल कैसा होता है? छोटे छोटे नगर, 8वीं शताब्दी में ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का क्या गया? संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उसका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव से हुआ था। बड़े बड़े गांव से हुआ था। उसमें आमतौर पर एक मंडपिका, क्या? मंडपिका, आमतौर पर मंडपिका, बाद में इसे मंडी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा इसे बाद में? मंडी। मंडी कहा जाने लगा। होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए जाते थे। अपनी जो उपज उपजाते थे वो भी उसको बेचने जाते थे। उसमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे। जहां दुकानें एवं बाजार थे जिन्हें कहा गया हाट, पीठ बाजार, जिसे हम आज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीठ बाजार, हाट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, कुम्हार कौन होता है? मिट्टी का काम करता है। और तेलियों, तेल निकालने वाला, शक्कर बनाने वाला, ताड़ी बनाने वाला। ताड़ी क्या होती है? ताड़ी शराब, एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? ये पता है? एसिटिक एसिड का सूत्र बताओ। एसिटिक एसिड। एल्कोहल का नहीं मालूम? कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे, ठीक है ना? अभी बता दूं? C2H5OH। अच्छा, मीथेन का पता है? मीथेन का? अच्छा, C2H5OH। C2H5OH किसका नाम है बताओ? और CH3COOH किसका है? मीथेन का पता है? क्या है मीथेन? हाइड्रोजन। ताड़ी बनाने वाले हैं ना, ताड़ी, ताड़ी पे थे ना हम, ताड़ी, शराब, ठीक। और सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के क्या थे? अलग अलग इनके सबके बाजार होते थे। जैसे आज भी आप देखते हैं पीठ बाजार भी लगते हैं और मार्केट भी है। मोहल्ले में भी एक मार्केट मोहल्ले में होती है और एक मार्केट बाजार पूरा होता है। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरदर्शी स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए जाते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। इनके आसपास क्या करी? किलेबंदी करी और महल बना लिया। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार वस्तुओं पर कर लगाते थे। क्या लगाते थे? व्यापार वस्तुओं पर कर लगाते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। और ऐसे अधिकारियों का उल्लेख अभिलेख में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। क्या? आज भी पाए जाते हैं। बाजारों पर क्या लगाया गया? कर लगाया गया। बाजार पर कर लगाया गया। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क देते गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। वस्तुओं के रूप में शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर भी कर लगाया करते थे। कपड़े पर भी कर था। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें जो बनती थी उन पर
आशावकों पर तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। अनाज के बोरों पर भी कर था भाई, अनाज के बोरे पर भी क्या था, कर था। इसमें से कुछ कर तो बहुत रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में वसूले जाते थे। बड़े और छोटे व्यापारी भी थे। व्यापारी कैसे थे, बड़े व्यापारी थे और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते हैं, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कौन थे, बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारियों और विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे। क्या बनाते थे, अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था, जिनका एक मुखिया होता था। और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से क्या करता था, बातचीत करता था। क्या करता था, बातचीत क्या करता था। क्योंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। व्यापारियों को अनेक राज्यों और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा किए करते थे। काफिला बना लिया अपना, क्यों, क्योंकि भाई छोटा मोटा गुंडा फुंडा आएगा तो ऐसे ही हवा में कर देंगे उसको। ठीक, जंगलों से, कई राज्यों से उनको अपनी यात्राएं करनी पड़ती थी, इसलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, क्या, व्यापार संघ, ये आज भी है। आज जैसे आप देख सकते हैं व्यापार मंडल के रूप में काम करता है व्यापार मंडल। तो व्यापार संघ गल्ड बनाते थे। और दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, सबसे प्रसिद्ध इसमें संघ बताओ, मालूम है? मणिग्रामम, मणिग्रामम और नानादेशी। मणिग्रामम और नाना देसी। नाना करते प्यार हाय, तो ऐसा है कुछ गाना, सुना बच्चे? अच्छा, आप ईमानदारी से बताना, आपने सुना, नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं। इनके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारी, गुजराती, हिंदू बनिया और मुसलमान बोहरा दोनों समुदाय शामिल हैं। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से क्या करते थे, व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे, कपड़े और मसाले बेचते थे, और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत, सोना और हाथी दांत, हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, 3 मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। क्या लाते थे, चांदी। पश्चिम तट के नगरों में अरबी, फारस, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और इलायची व्यापारी द्वारा खरीदे जाते थे। क्या किए जाते थे, उनके द्वारा खरीदे जाते थे, और वहां से वे आगे यूरोपीय बाजारों में बेचा करते थे। वहां से आगे के बाजार में बेच दिया, और उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। क्या होता था, उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, मसाले उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले कौन कौन से हैं? काली मिर्च है, दालचीनी, जायफल, सौंठ, खेती होती है वे इनकी, ये मसाले सब उगाए जाते हैं। पढ़ोगे तो जानोगे ना। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे ये मसाले, और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना हो गया था, लुभावना होता था सूती कपड़ा उस समय। वे ये सारी चीजें ही यूरोप व्यापारियों को भारत तक खींच लाई।
पढ़ोगे तो जानोगे। नहीं, ये भारत का सूती कपड़ा और ये सब मसाले यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई, कितनी बड़ी बात है। काबुल का नाम सुना है? नहीं सुना? चलो अब सुन लो। काबुल, चने की दाल नहीं है, काबुल है। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। क्या बन गया था? महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? रेशम मार्ग से, जिससे रेशम ले जाया जाता, जिस मार्ग से रेशम ले जाया जाता। साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता, घोड़े का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर हुए, हीरो के, हीरे, डायमंड सौदागर बैप्टिस्टे ट्रेविनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का होता था। कितने का होता था? प्रतिवर्ष 30,000 रुपए का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। उन दिनों में, आज तो कुछ समझते हो? कितना कमाते हैं पापा? हैं? क्या काम करते हैं? नहीं मालूम? मालूम है? काबुल से मेवे, खजूर, खजूर जो खाते हो ना, हाँ खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। गुलाम, गुलाम वंश भी पढ़ेंगे ना, गुलाम वंश। तो गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। कितना कमाल का बाजार था कि नहीं हुआ ना? देखो कितना कमाल का बाजार हुआ। अब नगरों में शिल्प कैसा था? नगरों में शिल्प तो बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जुड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे। बीदर, बीदर, बीदर में क्या थे? शिल्पकार तांबे तथा चांदी से जुड़ाई के काम में। किससे काम, किसके काम में? चांदी का जो जुड़ाई, जोड़ने का, चांदी जोड़ने का काम होता है। जैसे लोहार का काम क्या होता है? लोहे का काम करने का, ऐसे ही जुड़ाई का काम। इतने प्रसिद्ध थे कि एक शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। क्या पड़ गया? बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। जो मंदिरों के निर्माण किए गए उनके लिए बहुत आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार और केक्कोलार, कौन सा लार? केक्कोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। क्या किया करते थे? मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य, वस्त्र निर्माण से संबंधित भी कुछ अन्य कार्य, जैसे कि कपास को साफ करना, क्योंकि उसके अलावा कुछ अलग भी काम होते हैं। क्या करना? वस्त्र निर्माण संबंधी कुछ अन्य कार्य, जैसे कपास को साफ करना, काटना और उसे रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की क्या थी? आवश्यकता होती थी, क्योंकि मिस्त्री की, जैसे मिस्त्री कह सकते हैं। अब शहरों के बदले हुए भाग्य, शहरों के भाग्य बदल गए, क्योंकि ये सब चीजें जो है बहुत क्या हो गई, फेमस होती चली गई और जरूरी होती चली गई लोगों के लिए। तो शहरों में जो बदलाव हुए उनके क्या है? भाग्य ही बदल गए शहरों के। शहरों के बदलते हुए भाग्य कैसे बदलेंगे? भाग्य बदल गया उनका। कैसे बदल गया? देखो, कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद
जैसे कुछ नगर बड़े व्यापार केंद्र बन गए। अहमदाबाद नाम सुना है बच्चे? अहमदाबाद। अहमदाबाद। गुजरात जैसे कुछ नए नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। जैसे पहले तंजावुर फला फूला, ठीक, लेकिन यहां पर लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा में क्या हुआ है? पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित कौन सा है? पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित कौन सा? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों का प्रमुख केंद्र। ये गोटेदार लहंगा सुना है नाम? मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र बन गए और उभर गया, तो उभरना तो था ही फिर। और वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वह वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। अब यहां पर हो गया कांड। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान इसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक ना सके। कंपटीशन हो गया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, समझे? बुझाया? छोड़ेंगे नहीं जब तक, तोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी का नाम सुना है आपने? दशरथ मांझी, देखो उसने एक विचार किया और उस विचार को क्या कर लिया? दृढ़ कर लिया और पहाड़ तोड़ डाला। उसी को कहते हैं दशरथ मांझी। पूरा पहाड़ अकेले तोड़ दिया रास्ते के लिए। सुविधा कितनों को हो गई? पूरे गांव को, उस पूरे एरिया को जो उसका आवागमन होता है। तो हम भी कर लें अपना, करें। हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत। हम्पी मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम और सूरत। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य देखते हैं हम। क्या देखते हैं? हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। कहां पर स्थित है हम्पी? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित हुआ। कब हुआ? 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। किसका? विजयनगर साम्राज्य का पूरे केंद्र स्थल था। और हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है, हम्पी के शानदार खंडरों से क्या पता चलता है? कि उस शहर को किलेबंद या किलेबंदी उच्च कोटि की थी। उस किले की जो बंद थी, किलेबंदी थी, उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। और हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी।
हम्पी की वास्तुकला कैसी थी? विशिष्ट प्रकार की थी। कैसी? विशिष्ट प्रकार की। और विशिष्ट कौन होता है? जो अद्भुत, अलग होता है, उसको बोलते हैं विशिष्ट। क्या बोलते हैं? समझ पाया? कोई दिक्कत है तो बता। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। क्या थे? मेहराब और गुंबद। मेहराब और गुंबद। और वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? आले। मूर्तियों को स्थापित करने के लिए, मूर्तियों को रखने के लिए क्या बनाए गए? आले बनाए गए। आज भी आप देख सकते हैं ये और ये। वहां सुनियोजित बाग बगीचे थे जिनमें कमल और टोडो की आकृति वाले क्या थे? मूर्ति कला के नमूने। 15वीं 16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजयमान रहता था। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। क्या थे? कक्ष थे बहुत विशाल विशाल। तो कारण गुंजयमान रहता था क्योंकि चहल पहल, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक खूब धूम धपाका से होती थी, रायता पूरा फैलता था। उन दिनों हम्पी में बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। क्या रहता? एजेंट व्यवस्था आज भी है। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। और देवदासियां, विरूपाक्ष, इसको बोलते हैं शिव, महाकाल के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा और प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। क्या किया करती थी? नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। आज भी माना जाता है। आज भी नवरात्रि को हम मानते हैं। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था, गिफ्ट लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्लयुद्ध के कार्यक्रमों को भी क्या करते थे? देखा करते थे। और 1565 में दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का क्या हो गया? विनाश हो गया। क्योंकि हर क्या कह सकते हैं उसको? एक्सपायरी डेट। नहीं, एक्सपायरी डेट सबकी आती है ना? एक्सपायरी डेट सबकी आती है। अब जब देखो तुम्हारी बारी थी, तुमने क्रिकेट खेला, ठीक है, जो भी किया, अब हमारी बारी है तो हम भी क्रिकेट खेलेंगे। नहीं, 1565 में दक्कनी सुल्तानों ने क्या किया? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों में क्या करा था? विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का क्या हो गया? विनाश हो गया। एक किलाबंद नगर कैसे था? एक किलाबंद नगर, किला बंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया था। क्या किया था? हम्पी नगर का वर्णन किया था। किसने? पुर्तगाली यात्री डोमिंग पेज ने क्या किया? 16वीं और 17वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे, गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते थे, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध
नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से क्या है, सुरक्षित है। किससे? दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं, जिनकी छतें सपाट चपटी हैं, सपाट चपटी हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार था एक, सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंभात, सूरत मुगल काल में कैबे, आज के खंभात, और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिम व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज की खाड़ी से लेकर, ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। मुख्य द्वार किसके लिए? व्यापार करने के लिए। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मक्का का प्रस्थान द्वार। मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है सूरत को, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे, और सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहां सभी जातियां और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं से शताब्दी में वहां पुर्तगाली, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज के इतिहासकार हुए कौन? एक उनका नाम था ओविंगटन। क्या नाम था? ओविंगटन। 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज, कितने? औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस बंदरगाह पर एक साथ एक लगभग औसतन है 100 जहाज बंदरगाह पर क्या? लंगर जैसे बस स्टैंड होता है ना, बस स्टैंड क्या है? बस स्टैंड होता है, बसों का स्टैंड होता है, वहां पर बसों का आवागमन रहता है। रेलवे स्टेशन, रेलवे का आवागमन रहता है, उसमें यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। रिक्शा स्टैंड हो गया, टेम्पो स्टैंड हो गया, ऐसे ही जहाजों के लिए क्या होता था? बंदरगाह पर एक स्टैंड होता, कह सकते हैं हम। समझ पाए क्या होता है लंगर? वहां पर लंगर डाल के जहाज खड़े होते थे, स्टैंड कह सकते हैं। जहाजों का स्टैंड, जहाज स्टैंड है, जहाज स्टैंड। देखो सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थी। थोक में भी बेचती थी और फुटकर में भी बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा देखा? गोटा जानते हैं आप क्या होता है? गोटा और किनारियां जरी के लिए प्रसिद्ध थी। गोटा और साड़ी और जरी का काम के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे, और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना दिए। क्या बना दिए? अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहां भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी क्या थी? कंपनियां थी। जैसे आज का क्या है हमारा सिडिकुल है ना। सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, मिस्र की राजधानी है काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी क्या हुआ? पतन प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? पतन प्रारंभ हो गया। भाई एक्सपायरी डेट हर चीज की आती है। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजार और उत्पादकता की हानि। भाई मुगल साम्राज्य के
पतन के कारण की जो कारण है क्या है, मुगल साम्राज्य का पतन का कारण क्या है, बाजार और उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बंबई वर्तमान में मुंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना क्या किया, मुख्यालय स्थापित कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना क्या कर लिया था, मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है और जोखिम भरा दौर किसका हुआ फिर, मसूलीपट्टनम के लिए क्या था, एक चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। किस पर स्थित था, कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। और 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का क्या बन गया, नगर बन गया। भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर बन गया। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने, दोनों देशों की, हॉलैंड भी और इंग्लैंड भी, दोनों देशों की कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर क्या कर लिया, नियंत्रण प्राप्त करने का क्या करने लग गया, प्रयत्न करने लगे, नियंत्रण रखने का प्रयत्न करने लगे। और प्रयत्न किया गया क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बसाया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बसाया था। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया। क्या किया, शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। कारण क्या था, वहां का जो व्यापार है पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कमेटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, मुगलों ने क्या किया, मुगल पढ़ते आ रहे, देखो दिल्ली के सुल्तान पढ़े हमने, दिल्ली के सुल्तान मुगल के बारे में पढ़ा। तो क्या किया, जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला, क्या नाम है उसका बच्चे, मीर जुमला, जुमला, मीर जुमला, क्या करा इनने, मीर जुमला कौन था, यो मीर जुमला, पता है, बताओ। देखो जब मुगलों ने क्या किया, गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उसके प्रतिनिधि सूबेदार, इसका प्रतिनिधि सूबेदार को ना मीर जुमला ने क्या किया, जो कि स्वयं एक क्या था, सौदागर था, स्वयं क्या था, एक स्वयं एक सौदागर था और हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़वाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया इसने, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़वाना शुरू कर दिया। 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने, चलो बाद में लिखेंगे। औरंगजेब ने क्या किया, अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की कई नीतियों के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। क्या करें, वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करें। जब कंपनी के व्यापारी मुंबई, कोलकाता और मद्रास, चेन्नई, वर्तमान में चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम और व्यापार
और समृद्ध दोनों ही खो बैठा। दोनों ही, मछलीपट्टनम अपना व्यापार भी, समृद्धि भी, दोनों ही खो बैठा। और 18वीं शताब्दी के दौरान इसका भी क्या हो गया, अधपतन हो गया। आज वह एक छोटी से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। समझ पाए बच्चे? इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मछुआरों का भी एक गरीब नगर था। मछुआरे होते हैं ना, मछुआरा किसे बोलते हैं बच्चे? मछुआरा कौन होता है? जो मछली पकड़कर अपना जनोपार्जन करता है, व्यापार करता है, मछुआरा। भाई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपनम, क्या मसूलीपनम का वर्णन किया। यह गोलकुंडा का मुख्य पत्तन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती थी। परम पूजनीय ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने जो है हमारे भारत को कहां पहुंचाया था, आप बेहतर जानते हैं मेरे से। तो परम पूजनीय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एजेंट रखती है। यह नगर एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ था, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ। ना ही यह अच्छी तरह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। कैसे हैं? खारे पानी के हैं। और पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहां जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहां रहने लगे। चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहां इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके निवास की व्यवस्था करता है। क्या करता है? यह उनके निवास की व्यवस्था करता है। क्या करता है? निवास की व्यवस्था करता है। नगर, नए नगर और व्यापारी, नए नगर भी बसे में, कुछ नए नगर बसे, नए नगर, नए नगर, नए नगर और व्यापारी भी बसे होंगे। क्योंकि जब समृद्धि फैलती है, जब आवागमन बढ़ता है, तो क्या है, फिर बाजार भी बढ़ता है। नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारी उद्देश्यों से मसाले और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। किसके तलाश में? मसाले और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह क्या हुए? लोकप्रिय हो गए। दोनों जगह ही लोकप्रिय हो गए। अंग्रेज और हॉलैंड वासी और फ्रांसीसियों ने पूरब में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। क्या करी? अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका क्या किया? मुकाबला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला किया। कौन से व्यापारी थे? मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी बोरा, बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास क्या थे? बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। ठीक है ना? बड़ी संख्या में उनके पास जहाज थे, तो मुकाबला भी किया। और यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया। क्या किया? नौशक्ति का प्रयोग किया। और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। क्या कर दिया? अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः कि क्या करो भाई? एजेंट बन जाओ। क्या बन जाओ? एजेंट। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर क्या हुए? स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से अत्यधिक लोगों ने क्या किया? कताई, बुनाई और धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तेजी आई। अब जब इस मार्केट में बहुत तेजी आ गई, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कताई, बुनाई, धुलाई और रंगाई का काम धंधा अपना लिया। और इनसे शिल्पों का बहुत क्या हो गया? विस्तार हो गया। शिल्प व्यवस्था का विस्तार हो गया। भारतीय वस्त्र
वस्त्रों के रूप में और रंग में और डिजाइन अत्यधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता क्या हो गई, घटने लग गई। शिल्पीजन पेशगी की प्रणाली पर जो काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। अब बुनकर अपना कपड़ा बेच नहीं सकते, किसी को स्वतंत्रता नहीं है बेचने की, उन्हीं के लिए करना पड़ता था सब कुछ। उन्हें तो कंपनियों के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में उन्हीं की मांग के बराबर, जैसा ऑर्डर वैसा माल, जैसा ऑर्डर वैसा माल। 18वीं शताब्दी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर है। आज क्या है, प्रमुख महानगर है। शिल्प और वाणिज्यों में बड़े बड़े परिवर्तन आए, शिल्प में भी और वाणिज्य में भी बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोप कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। किसमें स्थानांतरित हो गए बच्चे, ब्लैक टाउन में स्थापित हो गए। और ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाए। नहीं बनाया था, बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया। और बताओ, कौन आएगा, वास्को डी गामा। चलो वास्को डी गामा भी बता देते हैं, यहीं लिख देते हैं बस थोड़ा सा, है ना, लिख दें, यहीं पे लिख दें, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस, क्रिस्टोफर 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्गों के खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। अभूतपूर्व क्या किए गए, कार्य किए गए। किसके लिए भाई, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग को खोजने के लिए, समुद्री मार्गों को खोदने के लिए, ताकि कुछ नया चीज खोज सके, कुछ नई चीज प्राप्त कर सके। अभूतपूर्व कार्य किए थे। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग, कहां तक, भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने जैसी इच्छा से क्या थे, प्रेरित थे। मसाले चमत्कार थे हमारे भारत में, आज भी हैं। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भारत को, सोने की चिड़िया। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। इस यात्रा को पूरा करने के लिए 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। आप सोचो, आप किसी की शादी में गए, ऐसा हो सकता है आप किसी की शादी में गए और 1 वर्ष बाद आ रहे हैं वापस, हैं? पॉसिबल है ऐसा आज? उसने अपनी यात्रा, देखो उसको ये यात्रा करने, वास्को डी गामा को यात्रा करने में 1 साल से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कहां पर पहुंचा, कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 400 से 4 में से 2
4 में से 2 जहाज क्या हो गए, नष्ट हो गए। 4 जहाज लेकर गया था और 2 नष्ट हो गए। 50-50 का रेशो, किसका, 50-50 का रेशो। और 170 यात्रियों से केवल 54 ही जीवित बचे। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। और इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए कि नहीं सिद्ध हुए, देखो कैसे हुए। उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। नाविक जो थे उन्होंने भी उनका अनुकरण करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को भी क्या थी, आशा नहीं थी, किसी को भी आशा नहीं थी। और इस इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके, किसको, अटलांटिक महासागर को पार करके, ये रहा देखो अटलांटिक महासागर दिख रहा है ये मैप में, ये देखो ये क्या है, अटलांटिक महासागर। ये पूरा ये है ना, यहां से तो अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करके निश्चय किया, उसका सोचना था कि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है, उसका सोचना था। और वह 1492 में, कितने में, 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भांति के कारण पड़ा, ठीक है। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो आज का हम यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम सभी को।